इसलिए हाई कोर्ट का जो आज का निर्णय आया है उसमें 5 महीने बाद की जो तारीख दी गई है कोई बात नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है ये फैसला 100% आसाम राइफल के पक्ष में जाएगा। और हमारे जो पूर्वजों की, खास करके नायक साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और कार्निक साहब का, और उनके साथ में जो हमेशा दिल्ली के बाजवा साहब रहते हैं उनके बारे में मैं इस संबंध में लास्ट में बताऊंगा। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने पिछला वीडियो दिया था उसमें बहुत सारे लोगों ने, कम से कम 35 से 40 तक लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और कमेंट भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, सुझाव भी दिए हैं। उसमें एक बंदा है अमित नेगी, वो हर हमेशा जाति सूचक शब्द बोलता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं और इसके बारे में मुझे क्या भुगतना पड़ेगा। वो नादान है बच्चा, ऑन सर्विस में है, उसका यूनिट कौन सा है, रहता कहाँ है, मुझे जानकारी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी नादानी का सजा उसे मिले। इसलिए मैं, और खास करके हमारे महानिदेशालय आसाम राइफल के अधिकारी महोदय जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो ऐसे लोगों को जो एक दूसरे की इंसल्ट के तौर पर, एक दूसरे की ले डाउन करने के लिए और एक दूसरे के लिए जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करने के लिए अपना कमेंट देता है, उन लोगों को थोड़ा समझाने की जरूरत है और उनको थोड़ा समझा दीजिए। दोस्तों नमस्कार। तो आज का मेरा खास करके मुद्दा है ओल्ड एज ग्रांट और ओल्ड एज पेंशन। बहुत सारे लोग हैं जीडी के, वो बुजुर्ग लोग जो 94, 95, 90 से पहले पेंशन निकले हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उसको कहने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। एक चिट्ठी आई थी, ये ऑन सर्विस वालों की चिट्ठी है। उनका कहना था कि सर आप लोग ना जब डीजी साहब देहरादून आएंगे इस संबंध में थोड़ा उनसे बात करिए। ये चिट्ठी थी। उनका कहना है कि जो एचआरए के लिए हर बार हम पहले ही मूल निवास प्रमाण पत्र से लेकर के म्यूनिसिपैलिटी के पेपर, नगर निगम से, गैस एजेंसी से, कोर्ट से, कचहरी से सारे कागज लेकर के एक बार पार्ट 1 करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हर साल ये कागजों को मंगा करके उसका बीआरओ करना पड़ता है। जब हम छुट्टी जाते हैं तो हर साल में एक बार हमारा कम से कम 1 महीना तो ये कागज बनाने में, ऑफिसों को चक्कर काटने में ही लग जाते हैं। अगर सॉरी, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ी संख्या में सीबीपीओ हमारा एचआरए का तनख्वाह से पैसा काट करके रख देता है। एक्चुअली ये हमारा काम नहीं था, लेकिन हमको यहाँ तक आपने बता दिया। ये आप जो एसएम कॉन्फ्रेंस होते हैं और कमांडेंट साहब लोगों के कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें बताइए। और ये सिर्फ आपका ही पैसा नहीं काटता है। मैंने जो मेघालय का सीबीपीओ है नंबर ढूंढ करके उनसे संपर्क किया था, वहां से मुझे जवाब मिला कि यह गृह मंत्रालय की पॉलिसी है। ये सिर्फ जवान और जेसीओज का ही नहीं है। बोला जवान और जेसीओज को तो थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला है, फिर भी उनको तो साल में एक बार लाना पड़ता है, लेकिन अफसर को तो हर 6 महीने में लाना पड़ता है। अगर वो हर 6 महीने का उनका जो एचआरए का बीआरओ होता है वो कागज लेकर के नहीं देते हैं तो उनका एचआरए काट दिया जाता है। ये खबर मिली वहां से। अब अगला आता हूं मैं, ये है हमारा पीपीओ।
इसमें आपका पीपीओ जो आपको दिया गया है, अगर आप पढ़ना नहीं भी जानते हैं, मेरा खास करके उन लोगों को जो ये वीडियो सुनते हैं, जो हमारी ब्रीफिंग सुनते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि जो आपके अगल बगल में, आपके जानने वाले, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में बुजुर्ग हैं, उन तक ये खबर पहुंचाइए या उनके बहू बेटों के नाम में ये वीडियो भेज दीजिए और उनको बता दीजिए कि इस वीडियो को सुन लो। इस पीपीओ के लास्ट में आप जो सीरियल नंबर 3 है, उसमें कहता है कि वरिष्ठ पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए क्या आदेश है। यहां पर जब जिस वरिष्ठ पेंशनकर्ता की उम्र 75 साल हो जाती है तो उसको डीजीआर एक ओल्ड एज ग्रांट के तौर पर 35,000 रुपए का तोहफा देता है। तो उसके लिए जैसे ही आपको 75 साल एक दिन हो जाता है तो डीजीआर को बताना तो पड़ेगा, तभी तो डीजीआर देगा कि मैं जिंदा हूं नहीं हूं बोल के। अब जिसको ये सब नहीं आता है, आप मेरे फोन में मेरा फोन नंबर लेकर के मेरे फोन में अपना नाम, नंबर, पीपीओ नंबर, मोबाइल नंबर इतना दे दीजिए, बस वो सब हो जाएगा आपका। और उससे आगे आपको क्या मिलता है, जिसकी उम्र 80 साल से 85 साल हो जाती है उसकी पेंशन बेसिक पे में 20% की बढ़ोतरी होती है। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, ये बुक में लिखा हुआ है। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप बार बार कहेंगे कि भाई मैं किसको पूछूं, मुझे तो जानकारी नहीं थी। ये जिस दिन आप पेंशन आए उसी दिन दिया हुआ है ये बुक तो आपको, लेकिन ये चुपचाप बक्से में डाल के रखने से नहीं होगा। पन्ना पलटाइए ना थोड़ा, तो हिंदी में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है। उसके बाद 85 से लेकर 90 साल आप पार कर लेते हैं तो आपको 30% यानी कि 10% और बढ़ के टोटल आपकी पेंशन 30% हो जाएगी। अगर 90 साल से लेकर 95 साल उम्र हो जाती है तो 10% और बढ़ेगी, लेकिन हर बार आपने इसके लिए लिखित में डीजीआर को भेजना पड़ेगा। अब जब 95 से 100 साल यानी 101 दिन हो जाती है आपकी उम्र, तो आपको 50% बेसिक पे में, क्योंकि आते समय 50% आपको पेंशन दिया है बेसिक पे का, और 50% बढ़कर टोटल बेसिक पे आपकी 100% हो जाएगी। और प्लस उसमें आपको जो डीए मिलने वाला है वो डीए आपको उसमें मिलेगी। इसके लिए जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपका आर्यसा सेंटर तो सारे हिंदुस्तान में नहीं है। आप किसी भी एक्स सर्विसमैन को पकड़िए, आर्यवा वालों से संपर्क करें। देश के सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, देश के किसी भी कोने में आप कहीं पर भी हैं, अपना नाम, नंबर और ये पीपीओ नंबर, पीपीओ की कॉपी फोटो स्टेट कर दीजिए। इसके समाधान हम निकालेंगे, हमारे पास होगा। लेकिन आप इतनी उम्र में, ठीक है, नहीं है आपके पास, ना हिम्मत है, ना ताकत है, ना चलने फिरने लायक हैं आप, आपके बच्चे तो पढ़े लिखे होंगे, बच्चों के द्वारा ये कराइए। अब मैं आता हूं कि जो आसाम राइफल का आज का केस है, वो केस 5 महीने बाद चले गया है। कोई बात नहीं, जब केस कोर्ट में गया तभी तो 5 महीने बाद गया ना। यानी कि 180 साल या 183 साल तक तो कोर्ट में ही नहीं था केस, कोई कोर्ट लड़ने वाला ही नहीं था। उन बुजुर्गों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज सवेरे से ही, आज का नहीं है ये 6-7 साल से जब से कोर्ट केस किया है, डेली का धंधा है। हमारे सुबदार नायर साहब जो आर्यवा संगठन के अध्यक्ष है, और दूसरा हमारे बाजवा साहब जो पंजाब प्रांत के आर्यवा के अध्यक्ष हैं, दोनों जाकर के सवेरे 8 बजे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, हाई कोर्ट दिल्ली में पहुंच गए थे और दिन भर वहां बैठे रहे बेचारे। तब लास्ट में जजमेंट आया, तारीख में तारीख, कोई बात नहीं है। हमें उम्मीद है ये हमारे पक्ष में 100% आएगा। क्यों आएगा? पहले के जो हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए साहब लोग थे,
वो कभी नहीं चाहते थे कि आसाम राइफल एमओडी की तरफ जाए, वो हर हमेशा इसके विरोध में थे। चाहे जो भी महानिदेशालय आसाम राइफल से लॉ ऑफिसर आते थे हाई कोर्ट में, या सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल वहां पर जाते हैं, ये दोनों तीनों वहां पर खड़े होते हैं, इनका सपोर्ट के पक्ष में कभी भी नहीं, ये कभी बात नहीं किया इन्होंने, और ना वो चाहते थे कि आसाम राइफल एमओडी में जाए। लेकिन आज जो हमारे सर्वोच्च कमांडर हैं, हमारे आसाम राइफल के चीफ हैं, वो हर हमेशा उनके मन में एक ही बात है कि आसाम राइफल कभी पुलिस में जा ही नहीं सकती है, वो उसका सपोर्ट में है। इसीलिए इनमें तारीख में तारीख हो रही थी, और अभी भी एक तारीख और लग गई। सोचने के लिए उन्होंने लंबा समय रखा है बीच में, यहाँ से रिपोर्टें जाएंगी और हमें उम्मीद है लखेड़ा साहब अच्छी रिपोर्ट देंगे उसके लिए, और आसाम राइफल का 190 साल का अधर में लटका हुआ भविष्य एक बार फिर पटरी पर आएगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे संगठन के नेताओं ने जो संगठन की रचना की थी इसके लिए, जिसकी स्थापना की थी, और उनकी उम्मीद हर हमेशा हरी भरी रहेंगे और पूरी होंगी। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और यही मांगते हैं आपसे, यही उम्मीद है कि आप इसी से हमारी मदद कर सकते हैं, और ये मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवा।